तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका की एक कोर्ट से गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर रिश्वत और फ्रॉड के आरोप तय होने के बाद ग्रुप शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है। अदानी ग्रुप कैसे बना, एक्सीडेंट ऑफ द डे बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। तो यतिन, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट की बड़ी वजह क्या है और ग्रुप की तरफ से इस पर क्या सफाई सामने आई है? देखिए, आज अदानी ग्रुप के शेयर्स फोकस में रहे क्योंकि आज एक बड़ा यूएस कोर्ट का डिसीजन आया जिसके अंदर अदानी ग्रुप के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए। गौतम अदानी और अन्य 7 अदानी ग्रुप के ऑफिशियल्स पे धोखाधड़ी और रिश्वत लेने के ऊपर जो है चार्जेस लगाए गए हैं और ये रिश्वत जो है सोलार और पावर प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए हैं। ऐसा स्टेटमेंट जो है यूएस कोर्ट की तरफ से आया। ऑब्वियसली ये चार्जेस हैं, अभी तक कोई प्रकार का कोर्ट केस या प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है, तो ये प्रूवन इनोसेंट अंटिल गिल्टी आ रहा है आपको। और जहाँ तक कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर आया और बहुत सारे एजेंसीज़ अब इंक्लूडिंग वहाँ का सिक्योरिटीज़ कमीशन अब इस मामले की छानबीन करेगा, तो निवेशकों में यहाँ थोड़ा बहुत पैनिक देखने को मिला। इनफैक्ट अदानी ग्रुप के मोस्ट ऑफ द फ्रंट लाइन शेयर्स जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी वगैरह 20% से ज़्यादा इंट्राडे में फिसलते हुए नज़र पड़े। थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन के बाद कंपनी के एक रिकवरी आई जहां कंपनी ने कहा कि वो लॉ का पालन करेंगे और पूरी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते हुए लीगल रिकोर्स के सारे जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि शेयर्स अगर हम देखें तो ओवरऑल पूरे दिन में 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के लॉस के साथ ही ट्रेड करते हुए आपको नज़र पड़े। यतिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है, अदानी ग्रुप के शेयर्स पर इसका कितना असर पड़ा है और बाकी ओवरऑल मार्केट पर कितना इंपैक्ट दिखाई दिया है? आज भारतीय बैंकिंग और एनबीएफसी शेयर्स में भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला, खास करके पीएसयू बैंक जैसे कि एसबीआई, जहां एक बड़ा एक्सपोजर आपको दिखाई पड़ रहा है अदानी ग्रुप की तरफ, वहां स्टॉक में प्रेशर दिखा। आरईसी और पीएफसी, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स जो है अदानी ग्रुप के, यहां फंडिंग आरईसी पीएफसी से होती है, तो ये दोनों शेयर्स भी इंट्राडे में 8% तक फिसले, क्योंकि जो कुल डेट है 2.5 लाख करोड़ का, उसमें से लगभग 88 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास भारतीय बैंकों का एक्सपोजर है और उसमें से लगभग 30% जो है वो पीएसयू सेक्टर से फंड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके आरईसी, पीएफसी और एसबीआई जैसे शेयरों में आज दबाव देखने को मिला। शुक्रिया यतिन इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अदानी ग्रुप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने गौतम अदानी की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, अदानी ने भारतीय और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है, लेकिन वो खुला घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और वो अदानी को बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते ये मुद्दा संसद में उठाना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी मांग की है। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि अमेरिका में लगे आरोपों पर कंपनी सफाई देगी और कानून अपना काम करेगा, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर गलत सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है।
जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे। अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। चलिए एक नजर बाजार पर डालते हैं। यूएस कोर्ट में अदानी पर लगे आरोपों से बाजार में भारी निराशा दिखी। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 423 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 169 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। आईटी रियलिटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज किन स्टॉक्स में एक्शन और किन शेयर्स में सुस्ती दिखाई दी? तो अडानी ग्रुप में जो आरोप लगे थे उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आज बाजार में देखने को मिला है। भारी गिरावट के साथ आज हमारा बाजार बंद हुआ है। बात निफ्टी की करी जाए, जैसे कि आपने मेंशन ही किया, सेंसेक्स की बात करी जाए तो एक भारी बिकवाली देखने को मिली है। अब डायरेक्टली बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयर कौन से रहे। बढ़ने वाले में सबसे पहले नाम आता है पावरग्रिड का, जहां पे 4.25% का एक अपसाइड देखने को मिला है। अल्ट्राटेक सीमेंट 2%, हिंडाल्को 1.5% और साथ ही साथ ग्रासिम इंडस्ट्री में भी 1.5% का एक अपसाइड आज के सत्र में देखा गया है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, जहां पे हमें करीब 23% की गिरावट देखने को मिली है। अडानी पोर्ट्स में 14%, साथ ही साथ एसबीआई लाइफ 3% और एसबीआई में हमें करीबन 3% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर कौन से रहे हैं। नाम आता है एनएलसी इंडिया का, खबरों में बना हुआ शेयर था आज के लिए। 7% का अपसाइड। सूजलॉन एनर्जी 5%, इंडियन होटल 4.5% और साथ ही साथ प्रेस्टीज ई स्टेट में भी 5% का एक अपसाइड आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट में एसीसी 8% की गिरावट के साथ पतंजलि फूड्स 5%, कोचीन शिपयार्ड 5% और साथ ही साथ जीएमआर एयरपोर्ट्स में भी 5% का एक दबाव देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड एमडी देवीना मेहरा का कहना है कि 17 से 18 साल से हर साल करीब 10% का करेक्शन आया है, तो इससे पैनिक ना करें। साथ ही देवीना मेहरा ने गिरावट में खरीदारी की सलाह दी है। पिछले 17-18 साल का डेटा देख रही थी, तो उसमें लगभग हर साल 10% से ज्यादा का करेक्शन आया है। मेरे ख्याल 3 साल ही ऐसे थे जिसमें उतना करेक्शन नहीं आया। अगर आप हेडलाइन इंडेक्स देखें तो वहां मुझे कोई ऐसा सस्टेन खतरा नहीं नजर आता। और ये वाला जो आंकड़ा है मैंने कई बार आपके चैनल पर भी दिया है कि 2010 से 20 जो हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट टाइप का ही कंपाउंडिंग देखा था इक्विटी मार्केट में, मतलब 100 रुपए 10 साल में 230 ही हुआ था, तो उसके कारण हम ट्रेंड लाइन से बहुत नीचे चले गए थे। तो जो कोविड लो से जो बुल रन आया है, अभी भी हम लोग ट्रेंड लाइन तक भी नहीं आए हैं, चाहे वो आप 15-17% कंपाउंडिंग जो लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट्स की देखें या उससे थोड़ा कम भी। तो अभी भी मुझे लगता है कि जो रिस्क हमेशा मैनेज करना चाहिए, स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए स्टॉक्स पे, लेकिन ऐसा खतरा नहीं कि आप मार्केट से निकल जाएं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि अब मार्केट में पुनः निवेश करने का समय है। तो रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध और ज्यादा विकराल हो गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने कीव पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यह पहली बार हुआ है कि जब रूस ने आईसीबीएम से हमला किया हो। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर जाने में सक्षम होती है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने बताया कि निप्रो इलाके को निशाना बनाया गया है और अलग अलग तरह की मिसाइलों से हमला किया गया है। रूस ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने कथित तौर पर इस सप्ताह लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमला किया था। माना जा रहा है कि इसके जवाब में रूस ने यह हमला किया है। जुलाई में टैरिफ बढ़ोतरी के बाद टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक गंवाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्राई ने सितंबर का सब्सक्राइबर डाटा जारी किया है, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों ने सितंबर में 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक गंवाए हैं। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं ट्राई के जो लेटेस्ट सब्सक्राइबर डेटा है उसके हाईलाइट्स क्या हैं?
टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई में अपने टैरिफ्स में बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के अंदर हुई थी। 10% से लेकर के 25% तक टैरिफ बढ़ाए गए थे और उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक खोने का सिलसिला जारी हो गया। अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 38 लाख ग्राहक गंवाए थे। उसके बाद अगस्त में टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 80 लाख ग्राहक गंवाए और आज टेलीकॉम रेगुलेटर आई ने सितंबर का डेटा जारी किया है। टेलीकॉम कंपनियों ने सितंबर में 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक गंवाए हैं। सबसे पहले भारतीय एयरटेल की बात करूं, भारतीय एयरटेल ने करीब 14 लाख ग्राहक गंवाए हैं, वोडाफोन आइडिया ने 15 लाख ग्राहक गंवाए हैं और रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 79 लाख ग्राहक गंवाए हैं। लेकिन एक कंपनी है जिसने इसके अंदर अभी भी सब्सक्राइबर जिसका जोड़ना जारी है, वो कंपनी है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने अपने टैरिफ में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी। साथ ही कंपनी अपना 4G सर्विसेज का भी शुरुआत कर रही है, तो लिहाजा कंपनी कस्टमर जोड़ रही है। कंपनी ने इस महीने 8 लाख ग्राहक नए जोड़े हैं। तो जिन भी लोगों के पास सिम कार्ड थे, 2 सिम कार्ड थे, उन्होंने अपने एक सिम कार्ड को बंद कर दिया या फिर वो अपना दूसरा नंबर रिचार्ज नहीं करा रहे। इसके चलते ये कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा और आगे भी हमको ये कंसोलिडेशन दिखाई देता हुआ जारी रह सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां अभी चुनाव के नतीजे आने में देर है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जीत होने वाली है और इसमें ज्यादातर कांग्रेस के विधायक चुनकर आने वाले हैं। महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा भी दावा किया गया है, यानी सीएम कांग्रेस का होगा। कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। तो नाना पटोले के इस बयान पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी जवाब सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि सीएम का नाम बड़े नेता तय करेंगे, नाना पटोले नहीं। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महायुति में भी हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। कल महाराष्ट्र में हुए मतदान के दौरान वोटिंग के लिए मोहन भागवत और फडणवीस नागपुर में मौजूद थे और वोटिंग के बाद दोनों की मुलाकात हुई। चुनाव के बाद हुई इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में बिटकॉइन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जांच एजेंसियां भी इस मामले में एक्शन ले रही है। ईडी ने इस केस की जांच तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस केस से जुड़ी एक ऑडिट फर्म के कर्मचारी गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और फिलहाल ये छापेमारी जारी है। आरोपी गौरव मेहता से लगातार पूछताछ हो रही है। उधर सीबीआई ने भी इस मामले में आपराधिक केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले से जुड़े अजय भारद्वाज और अमित भारद्वाज के साथ कुछ और आरोपियों पर केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इसे जनता को ठगने वाला स्कैम बताया है। सीबीआई ने भी इस मामले में छापेमारी की है और आरोपी गौरव मेहता को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बारामती से सांसद और एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र चुनाव में अवैध तरीके से बिटकॉइन के जरिए कैश निकाला और उनका इस्तेमाल भी किया। इस मामले से जुड़ी बातचीत का एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसके जरिए आरोप लगाया गया है कि ऑडियो क्लिप में आरोपी गौरव मेहता और सुप्रिया सुले की बातचीत हो रही है और बिटकॉइन को कैश करने की बात भी की जा रही है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने इन आरोपों को फिलहाल खारिज कर दिया है। तो महाराष्ट्र में मतदान के बाद अब सीएम की रेस शुरू हो गई है। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो हाल ही में कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। जिन 6 नेताओं को टिकट मिला है उन्हें खुद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शामिल कराया था। इनमें से 2 नेता बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर चुनाव लड़ेंगे, जबकि किराड़ी से
अनिल झा को टिकट मिला है। विश्वासनगर से दीपक सिंगला, रोहतास नगर से सरिता सिंह और लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी आप के उम्मीदवार होंगे। बदरपुर से राम सिंह और सीलमपुर से जुबैर चौधरी को टिकट दिया गया है। के नाम को फाइनल किया गया। जिन 11 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर अभी आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और शादियों के सीजन में स्कैमस्टर फ्रॉड करने के लिए वेडिंग कार्ड का सहारा ले रहे हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई भी अनजान व्यक्ति शादी का कार्ड भेजता है तो उसे खोलने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपका बैंक खाता चुटकियों में खाली हो सकता है। खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। शादी ब्याह के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस सीजन में करीब 48 लाख शादियां होनी है और लोग आजकल शादी का इनविटेशन इनविटेशन ही भेज रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजा गया शादी का कार्ड आपके लिए मुसीबत की घंटी बन जाए और आपका बैंक अकाउंट चुटकियों के अंदर खाली हो जाए। हैकर्स आजकल शादी के इनविटेशन कार्ड के अंदर एपीके फाइल भेज रहे हैं और पीडीएफ फाइल के अंदर ही ऐसी ही सेंसिटिव हैकर सॉफ्टवेयर भेज रहे हैं जो पल भर में आपके मोबाइल का कंट्रोल हैकर्स के हाथ में दे सकता है और चुटकियों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। हैकर्स को आपके ओटीपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप ने ऐसी फाइल्स के ऊपर वार्निंग दिखाने की शुरुआत कर दी है कि आप कोई भी पीडीएफ फाइल खोले तो उसको पहले जांच ले कि आप जो सेंडर है उसको जानते हैं, नहीं तो ये फाइल आपके मोबाइल के लिए हानिकारक हो सकती है। दूरसंचार विभाग ने भी इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि ऐसी फाइलें आपके मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के लिए खतरनाक हो सकती हैं और हैकर्स को आपके मोबाइल का कंट्रोल दे सकती हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अगर आप फ्रॉड के शिकार बन चुके हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन 1930 के ऊपर इसकी शिकायत कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी सावधानी आपको हैकर से बचा सकती है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। क्या है एग्जाम का शेड्यूल और कैसे आप बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।